नमस्कार, वेलकम टू पॉलिटिक्स शिक्षा। आज हमारी क्लास नंबर 6 नागरिकता के बारे में आज हम जानेंगे। क्लास नंबर 6, उससे पहले हमारी क्लास 5 हो चुकी हैं। देखिए क्लास नंबर 6 नागरिकता, ठीक है। ये नागरिकता यहाँ के जोड़ दीजिए, गलती से मिस्टेक हो गया है। भाग नंबर 2, भाग नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। नागरिकता, एकल नागरिकता, ये भारत की नागरिकता के बारे में जिक्र कर रहा है। भारत की नागरिकता जो कि एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब आपको हम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, आइए चर्चा करें पार्ट में। राज्य में निवास करने वाला व्यक्ति जिसे राज्य का पूर्ण सदस्य प्राप्त है तथा वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, वह नागरिक कहलाता है। नागरिक की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा भाग नंबर 2 में नागरिकता। भाग नंबर 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है, ठीक है। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। 1 से 4 में हमने पढ़ा था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 5 से 11 में हम नागरिकता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे है, संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, ठीक है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे संवैधानिक पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन होंगे। महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखिए इस बात को। वही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता जैसे संवैधानिक पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन होंगे, ठीक है। अगला है हमारा, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य बनने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य बनने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है। अधिवास तथा द्वारा नागरिकता, आज पहला पॉइंट है हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट है, अधिवास द्वारा नागरिकता। अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है वह भारत का नागरिक होगा, शर्तों के अनुसार। यानी कि इसके अंदर निम्न शर्त हैं। अनुच्छेद 5 के अंदर देखिए क्या क्या बताया गया है। वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, नंबर 1 पॉइंट है, पूछ लेता है कई बार, ठीक है। कथन निष्कर्ष में ऐसे प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसके माता पिता में से एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है। संविधान लागू से पहले कम से कम 5 वर्षों तक निवासी रहा हो, ठीक है, भारत का निवासी, संविधान लागू होने से पहले संविधान का निवासी रहा हो, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, पाकिस्तान से प्रजनन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है। पाकिस्तान से प्रजनन कर आए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6, 1 जुलाई 1 जो 19 जुलाई 1948 से, पॉइंट नंबर 1 हमारा ये, ठीक है। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे तथा 1 नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा है जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, नंबर 2 पॉइंट है, किसके बारे में, पाकिस्तान की नागरिकता के बारे में, जो पाकिस्तान से प्रजनन करके इधर आए थे, प्रयोजन करके इधर आए थे, उनके बारे में। अगला है 19 जुलाई 1948, इसी तिथि से भारत में पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई थी। कब की गई थी, 19 जुलाई 1948 को, ठीक है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता, आगे हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 7 पढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 7, अनुच्छेद की हमने अलग से एक वीडियो डाली हुई है, आसान, बिल्कुल ही आसान शब्दों में, उसको जाके देखिए, आपका एक भी अनुच्छेद गलत नहीं होगा, अच्छे से वहाँ डिफाइन किया हुआ है, आसान शब्दों में एकदम बिल्कुल। अगला हमारा पॉइंट है अनुच्छेद 7 में, जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। किंतु वह स्थायी रूप से भारत लौटने की अनुमति लेकर आ गया है तो उसी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं, ठीक है। कम से कम 6 महीने रहने के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए, 6 महीने के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। अगला पॉइंट हमारा,
भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 8 में, ठीक से 5 से 11 तक हम नागरिकता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 8 हमारा है, जो संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के हैं, ठीक है, भारत के निवासी नहीं थे परंतु भारतीय मूल के हैं, नागरिकता का उपबंध करता है। जिस व्यक्ति का जन्म, जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 हमने देखा होगा, वहाँ से भारत के संविधान के अनेक प्रावधान लिए गए हैं, द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा हो, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, इसके अंदर हम नागरिकता अधिनियम अनेक पढ़ेंगे। किन किन बारों में बताया गया है। भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11 में, ठीक है। इसी के अंतर्गत वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया था? पहली बार 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। अनुच्छेद 11(9) 8 बार संशोधन किया गया, ठीक है, इसमें एक 8 बार संशोधन हो चुका है। 1957 में, 1960 में, 1986 के अंदर, 1992 के अंदर, 2003, 2005, 2015 और 2019, ठीक है, लास्ट 2019 के अंदर किया गया था। 2019 के बारे में हम आपको बताएंगे। अगला है हमारा भारतीय नागरिकता प्राप्त 5 प्रकार भाई। पहला है जन्म, दूसरा है वंशाधिकार, ठीक है, पंजीकरण, देशीयकरण, विदेशी भूमि के अर्जन से, ठीक है, नागरिकता के पॉइंट है ये। अब इनको अलग अलग से पॉइंट के अनुसार पढ़ेंगे। जन्म से नागरिकता, पहला पॉइंट हमारा 26 जनवरी 1950 के बाद माता पिता में एक भारतीय होना चाहिए, ठीक है। कब? 26 जनवरी 1950 के बाद माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वंश के से नागरिकता, वंश के आधार पर किस प्रकार? माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है 3 अक्टूबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट में क्या कहता है? पंजीकरण, पंजीकरण के बारे में पढ़ते हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, जो भारत का नागरिक नहीं है वह पंजीकरण द्वारा नागरिक बन सकता है और उसे लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, ठीक है। अगला है हमारा पॉइंट के पहले निवास करने अवधि, ठीक है, 1986 के बारे में करा है। 1986 के पहले निवास करने की अवधि 6 महीने की थी, ठीक है। एक ये पॉइंट इसमें याद रखना है। देशीकरण द्वारा नागरिकता के है, जिस देश का नागरिक है उसी नागरिकता त्याग कर, ठीक है, जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता त्याग देगा तो वह नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है, और भारत के अंदर उसकी नागरिकता मिल जाएगी। नंबर 5 पॉइंट हमारा राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा, ठीक है, कोई नया राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हो जाता है, कर लिया जाता है तो उसे भारतीय प्रदान की जाएगी। प्रदान मतलब नागरिकता। उदाहरण के 1974 सिक्किम का भारत में विलय से नागरिकता देना सरकार ने सुनिश्चित करेगी, ठीक है। ये 1974 में आपको पता है 35वां संविधान संशोधन था जो 1974 में भारत को एक राज्य संघ के रूप में मिला लिया गया था, परंतु इसको 36वें संविधान संशोधन 1975 को राज्य को पूर्ण दर्जा प्रदान किया गया था। ध्यान रखिए, सिक्किम के बारे में बार बार पूछा जाता है। भारत में एकल नागरिकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए आपको दिया गया है। नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी? अनुच्छेद 10 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 10 में नागरिकता की समाप्ति, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता संसद की विधि के अतिरिक्त छीना या समाप्त नहीं किया, ठीक है, अतिरिक्त छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके कुछ पॉइंट हैं। परित्याग, ठीक है, कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता त्याग सकता है, ठीक है, अपने आप से। अगला है दूसरा पॉइंट हमारा
पेविसान पेविसान जिसने देशीयकरण अथवा पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त की थी, वह अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है तो भारत से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि भारत से वंचित कर दिया जाएगा, दूसरे देश की नागरिकता तो अपने आप ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, वंचित किया जाएगा। जो पंजीकरण से भारतीय नागरिक बना है वह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधिगत समक्ष समानता का आश्वासन देता है। अनुच्छेद 16 प्रत्येक भारतीय को नियोजन। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था। ये हमारा पॉइंट था। अगला इस पॉइंट को अच्छे से देखेंगे थोड़ा सा। क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधिगत समक्ष समता का आश्वासन देता है। अनुच्छेद 16 प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजनों व व्यक्तियों के अवसर की समानता प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट चीजें कुछ कुछ दिए हुए हैं। तथा जन्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार की विभेद परिच्छेद करता है। अतः भारतीय संविधान कोई भी उपबंध किसी देशीयकृत नागरिकता को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बात है। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। एम.एल. सिद्धवी की अध्यक्षता की रिपोर्ट 2000 कुछ देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की दोहरी नागरिकता प्राप्त करने की सिफारिश की थी। कब की थी? 2000 में एम.एल. सिद्धवी ने। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के बारे में पढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1905 में, ठीक है, 2003 माध्यम से भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1905 नहीं, ये 1955 के अनुसार है। ठीक है, ये काट लीजिए, 1955 थोड़ा अच्छे से लिख लिए। नागरिकता आपको पता है नागरिकता अधिनियम 1955 आया था। संशोधन करते हुए 16 देशों पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर, 16 देशों, पाकिस्तान बांग्लादेश उसके अंदर शामिल नहीं है, को छोड़कर भारतीय मूल के नागरिकों के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया। ठीक है, पॉइंट नंबर क्या कहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इस तरह अंडरलाइन करके बना हुआ है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर एम.एल. सिद्धवी समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। 2015 के बाद इसे 2 वर्ष के अंतराल पर मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस आपको पता है 9 जनवरी को गांधी जी देश वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए मनाया जाता है। आपको अच्छे से मालूम भी होगा इस चीज़ का। अगला पॉइंट हमारा है विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियां। अगला हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, अनिवासी भारतीय एनआरआई। ठीक है, एनआरआई जिसे आप जानते होंगे, एनआरआई बोलते हैं, भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से 182 दिन इससे अधिक समय तक विदेशों में रहते हैं तथा पासपोर्ट धारण करते हैं। भारत सरकार द्वारा 2011 में अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों को भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने हेतु सुविधा प्रदान की गई थी। ठीक है, यह एनआरआई के बारे में है। अगला पॉइंट है पीआईओ, भारतीय मूल के व्यक्ति। पीआईओ कौन है? भारतीय मूल के व्यक्ति भारत का पासपोर्ट धारक रहा है। नंबर 1 बात है, जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत क्षेत्र का निवासी रहा हो, भारतीय मूल का माना जाएगा। ठीक है, ये पीआईओ के अंदर काजा है। ऐसे व्यक्ति जो पाक, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश के नागरिक हैं अथवा कभी रहे भी हैं, वे भारतीय मूल में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इन चीज़ों को कृपया ध्यान देखिए। अगला हमारा पीओ कार्ड क्या है, पीओ कार्ड के बारे में जानेंगे। 2002 में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारतवासी वंशी कार्ड की शुरुआत की। भारतवंशी कार्ड, पीआईओ कार्ड वाला व्यक्ति 15 वर्षों तक बिना वीजा के भारत आ सकता है। भारत में आने की तिथि से 180 दिनों तक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, ठीक है, FRO के पास पंजीकरण की छूट दी गई है। इस प्रकार की सुविधाएं इनको नहीं मिलती। कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। ठीक है, मतलब कि इस प्रकार की कोई सुविधा इनको प्रदान नहीं की जाएगी, ना ही कृषि भूमि। कौन से कार्डों को? पीआई कार्ड वाले जो व्यक्ति हैं जो बाहर रह रहे हैं उनको ना ही कृषि भूमि खरीदने का कोई अधिकार है उनके पास। पीआईओ कार्ड धारक को
पर्वतारोहण अनुसंधान कार्य मशीनरी गतिविधियों के लिए सरकार ने अनुमति लेनी होगी। ठीक है, इनके लिए भी सरकार से अनुमति लेनी होगी। पॉइंट नंबर 3 हमारा, भारत के सीमा पारीय नागरिक यानी OCI। ठीक है, सीमा पारीय नागरिकों के बारे में जानते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए। ये उपवाद है, उपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, क्या कह रहा है, पॉइंट शुरू से एकदम फिर से जानेंगे। नागरिक संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए। ठीक है, उपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कौन सी है, एकल नागरिकता प्रदान है। अगला हमारा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड धारक के नाम से एक नई योजना शुरू की गई। कब, 2015, जिसमें PIO कार्ड, OCI कार्ड स्कीम, PI कार्ड स्कीम और OCI कार्ड स्कीम का विलय कर दिया गया। ठीक है, दोनों को मिला दिया गया, PIO और OCI दोनों को। PIO कार्ड योजना समाप्त कर दी गई तथा OCI कार्ड का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। इन दोनों को एक कर दिया गया और उसका नाम ही OCI कार्ड कर दिया गया। ठीक है, PIO को समाप्त कर दिया गया। इसका लाभ उनकी चौथी पीढ़ी तक मिलेगा। ठीक है, इनका लाभ। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का जो हमारा जो पीछे हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम, काफ़ी वाद विवाद चला था इस पर। क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंध रखता है, उसने 31 दिसंबर 2014 को अथवा इससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है और इसके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्या कहता है, भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष सीमित कर दिया गया है। कितने वर्ष कर दिया गया है, 5 वर्ष से। ये पीछे एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला है हमारा, उन व्यक्तियों को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों ही। ये हमारा नागरिकता का चैप्टर था। ठीक है, 5 से 11 इसके अंदर नागरिकता के बारे में हमने जाना। ठीक है, अनुच्छेद भाग नंबर 2। अगला हम पॉइंट इस पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में, भाग नंबर 3 के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट रहेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।